Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover fundamental duties. Before we start, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched the perfect study partner for your UPSC CSE journey equipped with India's best educators. How to get your subscription? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE GS, select plus and choose the duration which suits you best. Enter referral code Sharma20 to get 10% discount. Unacademy batches for prelims plus mains for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starts on every Monday. Chance to stand out from the crowd with Unacademy live tests and quizzes, interactive classes, doubt learning sessions, structured courses, and PDFs. So, what are you waiting for? Get your Plus subscription now. Use code Sharma20, get 10% discount and gift yourself with a perfect study partner. And preparing with the best. Hurry up. Subscribe now. Today we will discuss about the new topic, fundamental duties. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं थी, तो इसको लेकर कई क्वेश्चंस अराइज हुए, जैसे वाई फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड क्यों नहीं की गई, और व्हेन फंडामेंटल ड्यूटी इज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे ज़रूरी नहीं समझा तो इसको ऐड करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। In the year 1974, students of Bihar started a political movement against the misrule and corruption in Bihar. इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है। उस समय सेंटर में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। फिर इस मूवमेंट के निशाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। इंदिरा गांधी ने कहा यह इंडिया की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी पर थ्रेट है। तब इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि इमरजेंसी लागू करें। तो इस तरह 1975 में इमरजेंसी लागू हो गई। तो इमरजेंसी 25 जून 1975 में शुरू हुई और 21 मार्च 1977 में एंड हुई। ये इमरजेंसी 18 मंथ्स तक के लिए थी, मतलब 18 मंथ्स तक के लिए थी। एच.आर. गोखले जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से हमारे देश का एक सेक्शन ऐसा है जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा और इस्टेब्लिश लीगल ऑर्डर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो गोखले ने इंदिरा गांधी को रिकमेंड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत है और इसे ऐड करना चाहिए। इंदिरा गांधी को यह बात सही लगी और इंदिरा गांधी ने कहा इट विल स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, मतलब ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। अब इसके चलते कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन देने की जिम्मेदारी दी गई। तो ये आपको समझ में आ गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक नया चैप्टर ऐड होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐड करना ये जरूरी नहीं लगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। अब आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सोशलिस्ट कंट्रीज में कैसी है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कैसी है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है ही नहीं,
चाहे वो यूएसए हो, फ्रांस हो या कोई भी, बस जापान को छोड़कर। उस टाइम जापान ही ऐसी कंट्री थी जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड थी। वहीं सोशलिस्ट में फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एडेड अर्लियर। इंदिरा गांधी ने कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ना रख के हिस्टोरिक मिस्टेक हुई है और अब वो इस मिस्टेक को सुधारना चाहती हैं। तो उन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, जो था पार्ट 4A, जिसमें केवल आर्टिकल 51A आता है। तो इस तरह ऐड हुई फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से इंस्पायर है? USSR, दैट इज रशिया। It declared that the citizen exercise of rights and freedoms was inseparable from the performance of their duties and obligations. अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज की सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी नीड क्या है। पहला, ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन के लिए रिमाइंडर की तरह है, मतलब ये रिमाइंडर की तरह काम करती है, जिससे सिटीजन्स अपने राइट्स को एंजॉय करते वक्त ये ना भूलें कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, कंट्री और कुछ दूसरे नागरिकों के तरफ। ओके, तो दूसरा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे लोगों के प्रति वार्निंग का काम करती हैं जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग को जलाना या पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना। तीसरा, ये सिटीजन को इंस्पायर करती हैं और लोगों में डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना जगाती हैं और लोगों को ये एहसास भी कराती हैं कि देश के नागरिक मात्र एक ऑडियंस ना बनकर रहें, बल्कि नेशनल गोल्स के रियलाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के सिग्निफिकेंस है, ये हमें यह एहसास कराती हैं कि देश की सफलता हम नागरिकों से ही है। अब स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी, जिसमें से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी और कांग्रेस ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज खुद ऐड की थी। और वो 3 फंडामेंटल ड्यूटीज जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी वो ये हैं। पहली, कमेटी चाहती थी कि अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज मानने या करने से मना करे तो पार्लियामेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो लॉ बना सके, ऐसे लोगों को पेनल्टी चार्ज कर सके या पनिशमेंट दे सके। दूसरा, ऐसे पनिशमेंट की वजह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन डिस्टर्ब होता है तो भी पार्लियामेंट के लॉ पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तीसरा, टैक्स पेमेंट भी सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन जो थे, 3 रिकमेंडेशन वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे बाय गवर्नमेंट। पहले ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ए से लेकर जे थी। जब इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जा रहा था तो पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज ने काफी ऑब्जेक्शन किया। ऐसे लग रहा था कि सरकार बदलने पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ही हटा दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर 2002 में, मतलब 2002 में 86 अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और ड्यूटी ऐड हो गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ड्यूटीज हैं और ये फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स के लिए हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर कोई इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता है जब तक उसने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया हो। तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज के भी कुछ क्रिटिसिज्म है।
क्रिटिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ये मात्र कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट है। ये बात एकदम सही नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ये इनमें से किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करते हुए कोई लॉ पास कर सकती है। तो इस तरह फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन एक पनिशमेबल ऑफेंस माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज काफी हेल्प करती हैं। इससे रिलेटेड वर्मा कमेटी 1998 में कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसको ये टास्क दिया गया कि वो ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी मेथोलॉजी निकाले जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज पूरे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जा सके। पर वर्मा कमेटी की अप्रोच ये थी कि एग्जिस्टिंग लॉज को फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ मैप कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने जितने भी लॉज या लीगल प्रोविजन थे उनकी लिस्ट बनाई, जिससे ये तय हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट कौन से लॉज अवेलेबल हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लॉज ए, जिसमें कहा गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आइडियाज का पालन करना चाहिए और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक तरीके का सिविल कोड है जिसे सिटीजन्स को मानना चाहिए। अब इसमें वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी। वर्मा कमेटी ने बताया 1971 में एक लॉ पास हुआ था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। मतलब अगर कोई सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा एज पर दिस एक्ट। अब आता है क्लॉज बी। हमें उन नोबल आइडियाज को चेरिश और फॉलो करना चाहिए जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया हो। जैसे नॉन वायलेंस एक ऐसा नोबल आइडिया था जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया। तो एज अ सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आइडियाज को फॉलो और चेरिश करें। ये मॉरल वैल्यूज पर आधारित है। अब आता है क्लॉज सी। ये कहता है देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी। वर्मा कमेटी ने कहा इंडियन पेनल कोड की इतनी सारी धाराएं हैं जो आप पर फिट ही हो जाएंगी। अब इसके तहत पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 पास किया है, जिसमें कॉमनल लॉ को अनलॉफुल डिक्लेयर किया। ये देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अब आता है क्लॉज डी। अगर देश को आपकी जरूरत है तो आपको देश की सेवा के लिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी पड़ सकती है। अब आता है क्लॉज ई। दूसरे धर्म और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए। अब इसमें वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन थी। वर्मा कमेटी के अनुसार यहां भी अनलॉफुल प्रिवेंटिंग एक्ट 1967 अप्लाई होता है, जो ये कहता है आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप डिफरेंट रिलीजन्स की फीलिंग्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये प्रोविजन है अगर कोई भी एमपी या एमएलए के इलेक्शन के दौरान कोई कास्ट, रेस, रिलीजन के आधार पर हेट्रेड फैलाता है तो उसे पनिश किया जाएगा और कुछ ऐसे काम भी ना करे जिससे वुमेन डिग्निटी हार्म हो। इंडियन पिनल कोड के तहत पनिश किया जा सकता है। अब आता है क्लॉज एफ, जिसमें है कि देश के हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व भी। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज जी, विच से नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एसेट्रा। अब इसमें वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि
पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पास कर रखा है। जैसे आप फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को नुकसान करोगे तो इसके लिए पनिशमेंट है। अब आता है क्लॉज एच, विच से साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म डेवलप करना है तो पुरानी चली आ रही प्रैक्टिस के बारे में इंक्वायर करना चाहिए और अगर वो गलत हैं तो उसके लिए सुधार के प्रति ध्यान देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज आई, विच से पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए। अब वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन इसमें है कि वर्मा कमेटी ने बताया कई इंडियन पिनल कोड धाराएं हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन पर लगाई जा सकती है। अब आता है क्लॉज जे, विच से हमें अपने आप को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज से देश की सक्सेस होगी। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज के। अब लास्ट में है क्लॉज के, विच से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुई हैं। इसमें यह है कि एज पेरेंट हमें अपने 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। So it's all about the fundamental duties. Hope you understand. Let us end the chapter. Thank you.